मेढक का लार्वा क्या कहलाता? प्यूपा, मैगॉट, कैटरपिलर, टैडपोल। जल्दी से कम ऑन बेटा, फास्ट बताइए, आज जल्दी जल्दी कर ले जाए हम लोग, कम से कम 100 सवाल। मेढक के दिल में कितने कक्ष होते? मेढक, आज मेढक के चक्कर में हैं हम लोग पड़े। मेढक के दिल में कितने छेद होते हैं? छेद का मतलब कक्ष की बात कर रहा हूं, छेद नहीं, कक्ष, चैम्बर। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग्स हार्ट? यस, कम ऑन, बोलो बोलो। 3, यस, है ना, 3 होते हैं। 2 अलिंद, 1 नीलय। शीत रखती है प्राणी, मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, ऑल। ब्लड, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो है क्या? ये सब मछली है, मेढक है, छिपकली है, ये सभी। बोलो, कम ऑन, कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट, क्विक क्विक। पक्का डी है ना, ये सारे कोल्ड ब्लडेड है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है। ये अपना भोजन पानी से आसानी से लेता है। ये त्वचा द्वारा शोषण करता है। इसके पश्चपादों में जाल होता है जो तैरने में मदद करता है। इनमें से कोई नहीं। बोलो, कम ऑन, क्या बात है। राम एक बार लिख दो मेरे लाल, राम कृष्णा, डोंट डू लाइक दैट, ओके। पूजा बेटा, अब पढ़ लो, सभी शुभकामनाएं दे दिए, ओके। यस, ये इसीलिए क्योंकि त्वचा से भी ये क्या कर सकता है बेटा? यस, त्वचा से भी कर सकता है, इसलिए पानी और बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी ऑफ एन एनिमल्स एट द लो टेम्परेचर इज कॉल्ड रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों वही। बोलो, कम ऑन। चलो हो लल्ला, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आज काफी लेट हो गया तो जल्दी से जल्दी बताओ। ए, रीजनरेशन, क्या बात कर रहे हो भाई। ठंडियों में जब ये जाकर के सो जाते हैं, आप देखिए सांप ठंडियों में दिखता है, गिरगिट दिखता है, छिपकली दिखती है क्या? ये सब नहीं दिखते आपको। जो ठंडे या मेढक भी आपको दिखता है, नहीं दिखते। ये जाकर के छिप जाते हैं, सो जाते हैं। इसको बोलते हैं शीत निद्रा। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। इसको बोलते हैं बेटा हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। हाँ, ये ठंडियों में जाकर के क्या होता है? सो जाते हैं तो पूरा का पूरा, तो वो हाइबरनेशन। रीजनरेशन नहीं, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। कोई अंग कट जाए फिर से उग आए, उसको रीजनरेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से परिवर्तन हो जाए, एक जीव से नया जीव पैदा हो जाए। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि ठंडियों में सो जाते हैं क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठंड यानी कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या? यानी इन्वायरमेंट के अनुसार उनका टेम्परेचर बदलता रहता है। ठंडी होने पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, पता चला ब्लड ही जम गया, टाइफाइड, तो इस तरीके से। ओके, उच्च तापक्रम पर यानी जब गर्मियों का समय रहता तब जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, आप जानते हैं कि गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा शरीर का, तो भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बताओ उसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। गुड मॉर्निंग जीनत बेटा, कम ऑन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। डी, गुड। एस्टिवेशन बोलते हैं जब गर्मियों में ये जाकर के सो जाते हैं। डॉर्मेंसी ऑफ द एनिमल, द हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी है तो भी नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये सब बरसाती हैं ऐसे टाइम पे जब ना तो गर्मी हो ना तो ठंडी हो। निम्न से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं पाई जाती? मनुष्य में, कुत्ता में, बैल में, घड़ियाल में। बोलो। बिल्कुल बेटा, तभी ये हमेशा आंसू इसके निकलते रहते हैं, रोक नहीं पाता। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? सांप में जब विष ग्रंथियां पाई जाती हैं किसके सदृश होती हैं? कम ऑन। सांप में विष ग्रंथियां होती है ना, वो एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है? मछलियों के वैद्युत अंग या जो इलेक्ट्रिक, फिश का जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है,
या किरण के पुंज होते हैं, वे सब स्तनधारियों की जो वसा ग्रंथियां होती हैं, यानी है ना, मैग्नेटिक नहीं। फैट ऑयल ग्लैंड ऑफ मैमल्स, कशेरुकियों की लार ग्रंथियां किसके जैसी हैं? यस यस, वेरी गुड, है ना, दिस इज द मॉडिफस सैलिवरी ग्लैंड। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, ये कैसे सांप है जो कि घोंसला बनाता है और उसी घोंसले में रहता है, अंडे देता है और सांपों का ही शिकार करता है, ये खाता भी सांप ही है। कौन? बिल्कुल सही, किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? कुत्ता, खरगोश, बिल्ली या भेड़? डॉली क्या थी? खरहा थी क्या? बोलो। पानी ले लूं? बोलो बोलो। भेड़, ओके गुड, क्या बात है, सभी लोगों ने सही बताया भैया, सीप थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क रूप में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार से मदद मिलती भाई? शुष्क रूप में निकालती हैं पूरा। मूत्र त्याग करेंगी तो शुष्क रूप में करेंगी, मल त्याग करेंगी तो भाई शुष्क करेंगी ही करेंगी। बोलो। पक्का? खाद्य की कमी की समस्या नहीं, जीवों के अनुसार, यस, एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यस। शुष्क मतलब ड्राई। Some desert lizard expel their stool in dry मतलब बिना जल के। विषैली छिपकली है कैमेलियन, एसिस्ट्रोडॉन, हिलोडर्मा या वेरिंस। विषैली छिपकली का नाम है क्या है? बोलो। Come on, हिलोडर्म, गुड। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती? हीमोग्लोबिन, कर्णकिल्वक, क्लोरोफिल या वातरंध्र? गुड बेटा, है ना। क्रोमेटोफोर हिंदी में या इंग्लिश में जो भी है याद रखना। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश, सिल्वर फिश? यस बोलो। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश, सिल्वर फिश? बताओ मेरे लाल, जल्दी से। ढेर सारा आशीर्वाद, आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी, कम ऑन। हाइड्रोफिश, गुड बेटा, दिस इज हाइड्रोफिश। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण कैसे करती हैं? जीभ से, मुख से, त्वचा से, पैर से? कान तो होता नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा, काफी लेट कर दिए, हम भी लेट थे तो आप और ज्यादा ही लेट हो गए। बिल्कुल बेटा, स्किन से। पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस, मजबूत, ठोस या वातिल? उड़ना है उनको, यही समझ लेना, हल्का बनाना है तो क्या होगा? कम ऑन।
बिल्कुल सही है ना, एयरफील्ड होती तभी तो हल्की होंगी, तभी तो उड़ पाएंगी। हाँ, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बाट्रॉस या साइबेरियन सारस? ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा पक्षी तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया? गुड, हमिंग बर्ड। ये गुंजन करता रहा, हमिंग मतलब गुनगुनाना। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ने वाला कौन है? बोलो। अस्थियों पेशियों को लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी? कम ऑन। बिल्कुल बेटा, ये सवाल वहीं से तो आए हैं, अलग से थोड़ी हैं। सुप्रिया नहीं, अच्छा ये वाले, ये पक्षी, ये सब नहीं आएगा। अब था तो मैंने, अब इतना हल्का भी तो नहीं आएगा। अब एक आध दो रख दिए जाते ताकि कॉन्फिडेंस लेवल को याद रखना बेटा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एग्जाम पीरियड में पूरे कॉन्फिडेंस को बनाना है और कुछ नहीं। तो ये क्या है? टेंडन। टेंडन क्या करती है? लिगामेंट को बोन से कनेक्ट करती, नॉट लिगामेंट। टेंडन अस्थियों को पेशियों से जोड़ती है, कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करती है, ये ध्यान रखना। अभी कल ही तो बताया था। नहीं, ये कहा नहीं जा सकता बेटा, ऐसा थोड़ी है। पूछ भी सकता है, क्या दिक्कत है उसको? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, मतलब 2 बार उगते हैं, जिसको बोलते हैं बाइफियोडोंट। बिल्कुल युवा संगम बेटा, दिस इज द टाइम ऑफ साइंस। और बिना साइंस के बेटा बीपीएससी क्रैक करना, नॉट ओनली बीपीएससी, ऑल द एग्जामिनेशन, ऑल द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो हाँ सिविल हो, सब के लिए चाहिए ही चाहिए। गुड, 20 है ना, 20 होते हैं जो कि 2 बार उगते हैं, और बाकी जो 12 बचते हैं ये 12 एक ही बार उगते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन मैक्सिमम कहां क्लियर होती है? डाइजेशन। किस पार्ट में? पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में? यस, कम ऑन, देखता हूं कौन सही बताएगा। ये भगवान, कोई ना गलत, एक गलत आ गए। रामा कृष्णा भैया लगा दिए हैं। अरे राम कृष्ण बेटा, आमाशय में कौन सा पाचन है भैया? एक क्या पाचन है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर मैक्सिमम डाइजेशन अकर, एंड नॉट ओनली डाइजेशन, है ना, डाइजेस्टेड मटेरियल इज also absorbed by the small intestine by the help of finger-like structures called villi। मैंने आपको बताया अभी तक। मनुष्यों में पाचन क्रिया प्रारंभ कहां से होती है? मलाशय से, आमाशय से, मुख से या पक्वाशय से? पक्वाशय नाम सुने थे? हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ डाइजेशन। गुड, स्टमक नहीं है फाइनल डेस्टिनेशन। क्रैश कोर्स, आज से ही सोचे थे। क्रैश कोर्स में आप लोग रियल में क्या पढ़ना चाहेंगे? मुख से, है ना, माउथ से। माउथ से शुरू हो जाता है पाचन बेटा। यस, सोनल ने पूरा मुख ही बना दिया है। हम ल्यूसेंट थियोरेटिकल पढ़ाना चाहते हैं,
कैसा होगा, जैसे मैं लाना चाह रहा हूँ थ्योरेटिकल। यूट्यूब पर ही, हाँ। बीपीएससी वाला ही एकदम, अरे भाई बीपीएससी से बाहर कोई पढ़ाता हूँ क्या? सारे के सारे बीपीएससी ओरिएंटेड हैं बेटा। एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन हमने करवा ही दिए। ल्यूसेंट को हम पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ल्यूसेंट करवाना चाहते हैं। फास्ट क्रैश कोर्स में सारा पीडीएफ रहेगा, आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों रहेंगे। हम फास्ट उसको कवर कराते चलेंगे और उससे रिलेटेड एनिमेशन भी दिखाते चलेंगे ताकि आपकी बातें क्लियर होती जाएं। और साथ ही इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ये बराबर चलती रहेगी और उधर थ्योरी भी क्लियर होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ल्यूसेंट से ही तो सारा आता बेटा, बट ल्यूसेंट को आपको समझने की जरूरत है। बात क्लियर ना? बिल्कुल, तीनों तो करवा रहा हूं मेरे लाल, तीनों हो रहे हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। बिहार करंट वाला तो बेटा देखो, अभी इसको कवर करें कि उसको कवर करें। करंट वाला भी हम कोशिश करेंगे कि करंट वाला भी आ जाए। हाँ ठीक है, तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 16, 18, 32, 22। हाँ उसी से पूरा का पूरा, जहां पर ऑप्शनल चल रहा है ना बेटा उसी पर करेंगे ना। फोन नंबर अलग बाटे और अलग का बिछाने के पैर में आवाज मिलेगी तो खुद ही तो मिलेगी। जितना ज्यादा पढ़ लोगे बेटा ना साइंस, उतना ही समझ लीजिए कि आप तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि तेल की श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्यों फैल जाती है, व्हाई? ये सवाल था कि अगर हम तेल पर अगर पानी की बूंदों को मारते हैं तो पानी की बूंदें गोलाकार हो जाती है, जबकि पानी पर अगर हम तेल डालते हैं तो तेल फैल जाता है। हाँ बोलो। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। साल भर का जो करंट अफेयर्स आते हैं, कोई भी बुक लो, खटाखट कर दो, प्रैक्टिस करते रहो ज्यादा से ज्यादा। हमारे में पैसा ना होगा, घबराओ नहीं, हम सब करवा देंगे। इंग्लिश में गलत लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा मैंने देखा नहीं। ओह माय गॉड, अंडर द रेलवे ट्रैक। ओहो, इसको मत देखो बेटा, हिंदी से ही कर ले जाओ। आई एम रियली सॉरी, मैंने उसको देखा नहीं। राम कृष्णा, ओके सॉरी, इसको मत देखो, इसी से कर लो अभी। यानी ये कह रहा है कि सरफेस टेंशन जो होता है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, है ना, ये कह रहा है कि विस्कोसिटी यानी जो ऑयल इज मोर विस्कस या वाटर इज मोर विस्कस, यहां पर पूछ रहा है द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज क्या होता है, हायर, और यहां पर वाटर का हायर, तो कौन? दिस वन इज। कल भी था, बिल्कुल बेटा कल भी था ना, हाँ, लेकिन कल थोड़ा सा उल्टा था। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? यस, बहुत अच्छा सवाल है। यस यस, निशा, जीनत, सेप्टा, रामाकृष्णा, सोनल, इम्तियाज, सचेंद्र, सचदेवा, बोलो बेटा। एलबी साफी, ठीक है, एलबी साफी नाम तो यस, वेरी गुड, बोलो बोलो। तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। ये क्या कर रहा है? ऋणावेशित, ये ध्यान रखना। बिल्कुल हो जाएगा, डोंट वरी बेटा।
बराबर हो रही है, आप लोग बराबर आएंगे तो 100% हो जाएगा। बोलो, ऋणावेशित परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। यस, क्योंकि ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा। गुड। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद हम कैसे पता करेंगे? एक ही स्वर बजाया जाए, देखिए एक ही स्वर, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका जो है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों बराबर हो, देन हाउ वी आइडेंटिफाई? यहां पर देखो बेटा, थोड़ा सा ठीक है ना, इसमें लास्ट वाला नहीं लिखा गया है। ओके, केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी ओनली बेटा। क्वालिटी, यू कैन से व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज व्हाट? दिस इज द स्टाइल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जैसे आपके चलने का, आप हो सकता है मेरे बराबर चल सकते, मैं जैसे तेज चल रहा हूं वैसे तेज चल सकते, उतने ही कदम रख सकते हैं जितना मैं रखूं। उतने ही कदम रखने का मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी हमारी बराबर, उतना ही तेज चलना का मतलब जितनी तेज आप चल रहे हो, यानी जितना हम लंबा अपना कदम रख रहे हैं उतना, वो हो गया आपका वेवलेंथ और ये है ना आयाम, एम्पलीट्यूड है। लेकिन हमारे चलने का स्टाइल अलग है। आप ऐसे ऐसे हाथ फेंक के चलेंगे, हम ऐसे ऐसे फेंक के चलेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं? या हम ऐसे करके चलेंगे, दैट इज द स्टाइल। तो वो है इसका गुण। इसीलिए आप को बिना देखे बता देते, जो आपको जानने वाले होते हैं वो आपको बिना देखे आप बता देते हैं, अच्छा मेरे से मजाक कर रहे हो, तुम ही बोल रहे हो। आप फोन पर भी बोलते हैं मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, तो आपको बता देते हैं कि यू आर दैट। ओके, सो वो किसकी वजह से? ध्वनि। यस। अनुरणन, यानी जिसको अनुरणन का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अनुरणन को हला बोलते हैं वैसा हम रिवर्बरेशन। इलस्ट्रेशन नहीं, यहां पर हम लिख देता हूं इसको, रुक जाओ मेरे लाल, जस्ट वेट 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 वेट, एक सेकेंड। हम यहां पर इसको लिखना चाहते हैं, नॉट इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन बेटा। क्या बोलते हैं? यहां पर देख लो, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन है ना, आर सीन स्पेशली इन लार्ज चर्चेज एंड अदर लार्ज। अनुरणन का मतलब गूंजना, जो गूंजता नहीं है, गूंजना। हाँ, तो यहां पर गूंजना है, इसको हिंदी में लिख दूं क्या? अरे हिंदी में तो लिखा है गूंजना, आप जानते रहे। गूंजना को ही हम अनुरणन कहते हैं। अनुरणन विशेषता भवन में प्रतीत होता है, बड़े गिरजाघरों में। जैसे अब कोई बोलता है, आप कभी खाली कमरे में जाएं, बड़ा कमरा हो, तो आप बोलते नहीं, गूंजता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं अनुरणन। हाँ, बोलो। बिल्कुल बेटा, 100% फ्री में होगा, बिल्कुल 100% फ्री में होगा, आप घबराओ मत। सारे बच्चों को लेकर के चलना है, सब पढ़ेंगे तो कुछ और भी तो कर लें। चलो, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें, बताओ क्या सही है? ए गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, है ना? सही करा। ये कह रहा है कि ये जो गूंजता है कमरे में, वो कैसे गूंजता है? बिल्कुल बेटा, आपकी आवाज सिर्फ ऐसे सीधे तो नहीं जा रही ना भाई, इधर भी जा रही है भाई। अगर छत पे आदमी होता या नीचे, हमें नहीं सुना जा रहा है, इधर बगल वाला बैठा रहेगा नहीं सुनेगा, पीछे रहेगा नहीं सुनेगा, तो सब जगह सुनेगा। तो मेरी आवाज एक तो सीधे आपकी जा रही है, एक उधर जा रही, फिर लड़के आ रही है, एक इधर जा रही, फिर लड़के आ रही है, एक नीचे से लड़के आ रही है। अगर हम ये अगल बगल की सारी आवाज को बंद कर दें तो आपका गूंजना बंद हो जाएगा। यस, यही। ओके, मेरी बात समझ गए कि नहीं? सर अभी क्लास में हूं। ओके, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? बोलो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इंफ्रारेड, एक्स किरणें,
या विजिबल लाइट या रेडियो वेव, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? कोई बात नहीं बेटा, यस सबसे लंबाई, मतलब जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हो आप लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं ना। किसकी है? बोलो बोलो जल्दी से। डी, रेडियो वेव। यस बेटा, ये 10-10 किलोमीटर लंबी इसकी होती है, याद रखना। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? मतलब कौन सी तरंगे हैं जो यूज की जाती हैं आपके रिमोट में? हाँ कम ऑन, रिमोट में हम लोग कौन सी तरंगों को यूज करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। यहां पर बताओ किसका हम लोग यूज करते हैं? बोलो, क्या है इसमें? इसमें तो नन होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं इसमें। किससे करते हैं हम? इंफ्रारेड से करते हैं ना। इंफ्रारेड तो है ही नहीं इसमें। सूक्ष्म तरंगों से भी कर सकते हैं क्या? नो, इसमें मोर देन वन नहीं, इसमें ई होना चाहिए था, नन। यहां लिखो बेटा, नन लिख लेता हूं। हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते। ओके, हम लोग इस इंफ्रारेड का करते हैं, और यहां पर इंफ्रारेड है ही नहीं। लाइट है, साउंड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये सब कहां रिमोट में यूज होती है? बिल्कुल, तो ई इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए लगाए यूज किए जाते हैं? अब बताओ। अब सही है सवाल, क्यों भाई? Which of the following electromagnetic radiation is used for the remote control of the television? Good. That is the infrared. हाँ, ये सब वही है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय लगता है। दृश्य तुरंत परंतु हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम तेजी से चलता है। वर्ड जो भी है बोलो। दोनों एक साथ सुनाई, दोनों एक साथ शुरू होगा बेटा, क्योंकि सिंक्रोनाइजर्स लगी होती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बारी बारी से आता है, दोनों एक साथ। ढेर सारे सिंक्रोनाइजर्स लगे होते हैं ना उसमें। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, किसके द्वारा? एफएम के द्वारा। चित्रों का, चित्रों की बात कर रहे हैं, चित्र संदेशों की बात कर रहे हैं। किसके? आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन। यहां पर आर्ट नहीं, यहां पर फेज बोला जाता है इसको बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग? फेज मॉड्यूलेशन, PHASE, फेज मॉड्यूलेशन या एंगुल मॉड्यूलेशन। किस मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं? बोलो। साउंड की बात नहीं करें बेटा, साउंड की नहीं। साउंड जब जाता है तो वहां पर एफएम की जरूरत पड़ती, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या करता है? एम्पलीट्यूड से ही क्या होता है? साउंड में फालतू की नॉइज आने लगती है।
है ना। लेकिन यहां पर पिक्चर भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर भेजने के लिए बेटा हम एएम का यूज करेंगे। अरे अरे ये आवृत्ति लगा दिया, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन ध्वनि के लिए हम आवृत्ति मॉड्यूलेशन का यूज करेंगे। दो चीजें आती ना, एक तो पिक्चर आएगी, चित्र की बात कराइए, चित्र, और दूसरा ऑडियो। तो ऑडियो और चित्र दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो चित्र जो है एएम से जाता है और आवाज जो होती है एफएम से आती है। एफएम एएम से आवाज क्यों नहीं आती, क्योंकि उसमें साउंड जो होता है ना गूंजता है, इसी कारण से साउंड में यूज नहीं किया जाता एफएम साउंड में। ओके, टेलीविजन प्रसारण में ये देखो, अब श्रव्य संकेतों का प्रेषित करने के लिए क्या कौन तकनीकी यूज की जाती है, आ गया ना। आप एएम सुनते हैं या एफएम सुनते हैं, एएम सुनेंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा। आप देखिए कभी इधर लगाते हैं झर झर की आवाज आती है, कभी ट्यूनिंग कर किए हैं आप, रेडियो ट्यूनिंग, ऐसे जो नॉब होता था पहले आता था रेडियो सब सेटिंग करने के लिए, अभी तो एक अलग है ना एफएम। यस, तो ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इम्प्यूटेशन या है ना मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है। श्रव्य यानी यस। नेक्स्ट, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती, बंकित मतलब बेंट हो जाती। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती। कौन सा सही है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या रेडियो तरंगे जो हैं चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाती हैं क्या, बोलो। रेडियो तरंगे क्या मुड़ जाती हैं क्या, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। अच्छा, खैला से निकाल डॉक्टर की नहीं। मैं कहा नहीं छे होगा, अब बताओ इसमें कौन सा सही है। बी क्या करा, ए और बी दोनों सही है। नो मेरे लाल, ए गलत है, आर सही है। ओके, डी इज द करेक्ट। आप यहां पे देखो। अच्छा ये बताओ, क्या रेडियो तरंगे कभी चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र में मुड़ेंगी, नहीं मुड़ती, तभी तो नाम है उसका विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि ना तो विद्युतीय क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ती हैं, वो सीधे चली जाती हैं। समझ में आया, इसी कारण से विद्युत चुंबकीय तरंगे कही जाती हैं। मेरी बात समझ में आया, यस। बाकी और तरंगे जैसे हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा तरंगे होती हैं, गामा तरंगे होती, हालांकि गामा तो नहीं है, अल्फा बीटा तरंगे जो होती है वो मुड़ जाती है ना, लेकिन ये नहीं मुड़ती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे सूक्ष्म तरंगे हो, चाहे वो लाइट रे हो, चाहे वो गामा रेज हो, चाहे एक्स रे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रे हो, कोई भी रेज जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बेटा, वो मुड़ेंगी नहीं, ना तो विद्युतीय क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में। लल्ला, इज दैट क्लियर ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये तो वही है, क्या सवाल। ये सवाल हो गया ना, चलो चलो। किसकी तरंग लंबाई, अरे ये तो फिर से वही आ रहा है क्या, हे भगवान, हमें लग रहा है कि ओ माय गॉड, रुक जाओ बेटा, ये डबल 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 ये आ गया है। ई का है भैया, हाँ चलो डबल हो गई ला, तो हम भगा दिए। बोलो, निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, ध्वनि, बोलो। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, यानी पोलराइज किए जा सकते हैं क्या, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री पर इनका चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कौन सा सत्य बा,
गजब सिस्टम बाना। डबलिया आ गई। बिल्कुल दिस इज ये एक ही सही है, बाकी और कोई सही नहीं है। वैक्यूम में नहीं चल सकती, पोलराइज कैसे हो सकती? पोलराइज तो सिर्फ कैसी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और जबकि ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य कैसे पोलराइज होगी? वो तो खुद ही पोलराइज है भाई, वो तो ऑलरेडी पोलराइज है, तो उसको पोलराइज होने की क्या जरूरत है? ओके, पोलराइज का मतलब समझते हो या नहीं समझते? पहले ये बता दो, ध्रुवीकृत समझते हो या नहीं समझते कि बार बार आता है पोलराइज हो जाती नहीं होती है? बोलो। जान गए ना? यस, तो इसी का। अरे भाई, क्योंकि लाइट जो होती है हर दिशाओं में चलती है। अगर ये इसके सामने एक पोलराइजर रख दिया जाए तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ही दिशा दिखेगी, एक ही कलर की लाइट दिखेगी, एक ही कैसी, इसलिए हम उसको बोलते पोलराइज। बाकी चूंकि ये ऐसी घूमती गांती चलती है और ये बेचारी तो सीधे चलती है, देखो ऐसे ऐसे करके चलती है। जैसे मान लीजिए अगर सांप अपना ऐसे ही चलता रहे और इसके सामने एक छोटी सी स्लिट आ जाए तो ये पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही, लेकिन सांप तो कहेंगे अरे सर सांप रुक के चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अपश्रव्य तरंगों की, अपश्रव्य यानी नहीं इंफ्रासोनिक। अपश्रव्य तरंगों का मतलब क्या होता है बेटा? इंफ्रासोनिक। इन्फ्रासोनिक वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिसे हम सुन ना सके। बोल। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यानी 20 हर्ट्ज से कम, जिसे हम नहीं सुन सकते, ये अपश्रव्य तरंगे हैं। अपश्रव्य बात कर रहा है जिसको हम सुन ना सकें, इंफ्रासोनिक। हे लल्ला, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक हो गया तब तो श्रव्य तरंगे हो गई ना। हाँ, ये कम, इससे अधिक और यहां तक ये श्रव्य हैं, और इससे अधिक हो गई तो वो पराश्रव्य हो जाएंगे, जिसको अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति। ऑप्शन गलत है क्या? क्या क्या क्या? ABCD उल्टा है क्या? अच्छा, ABD ना, सही तो है। AC, अच्छा, ओ माय गॉड। खैर कोई नहीं, उत्तर तो A है, उत्तर तो A है। वो गलत हो गया तो भी कोई बात नहीं। ABCD, चलो ये सही। पराश्रव्य तरंगे वे